जेएनयू स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता। पहली बात तो यह है, जो एज पे सवाल उठाया जा रहा है, इस देश में कोई भी इंसान पीएचडी करेगा तो उसको 28 से 30 साल लगेगा। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने पीएचडी की तो ये गुनाह है, और 33 साल में प्रधानमंत्री एमए किए तो ये बड़ा वाहवाही का बात है। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा इन लोगों ने किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के लिए फेक नैरेटिव बनाया। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी ने 17 साल में 12वीं पास की वाड़नगर से 1967 में। फिर मोदी जी ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया और अपना जीवन समाज के कार्यों में लगाने की सोची, इसलिए वो कई साल आश्रम की ओर चले गए। 9 साल बाद यानी 1976 में उन्होंने फिर से पढ़ाई करने की सोची, इसलिए 1978 में उन्होंने बैचलर्स ऑफ आर्ट डिग्री हासिल की पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 5 साल बाद एमए कंप्लीट किया फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी एज एन एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट। अब आपको पता होगा ओपन लर्निंग और एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट क्या होता है। आशा है कि अब कन्हैया कुमार इतना तो समझ ही गए होंगे कि 9 साल का गैप था और ओपन स्कूल या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की गई थी। जो लोग ओपन स्कूल से पढ़ाई करते हैं वो साथ ही साथ कुछ ना कुछ व्यवसाय भी करते हैं। कन्हैया की तरह 29-30 साल की उम्र तक पीएचडी करते हुए किसी कैंपस में टैक्स पेयर के पैसों पर नहीं पलते हैं। तो अब जब बात छेड़ी दी है तो बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। बात करते हैं कन्हैया कुमार की गरीबी की। इनके 32 साल के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये गरीब घर में पैदा हुए और इनके घर की इनकम 3000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। जब आपके घर में इनकम इतनी कम हो तो आप क्या करते हैं? आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, पूरी लगन से पढ़ाई करते हैं और फिर कोई ना कोई व्यवसाय ढूंढने में लग जाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने माँ बाप का हाथ बटा सके। कन्हैया ने क्या किया? इन्होंने सोचा 32 साल की उम्र तक ये अब पीएचडी करेंगे। पीएचडी इन अफ्रीकन स्टडीज सब्जेक्ट चुना। क्यों चुना ये सब्जेक्ट? क्योंकि ये गरीब थे तो इन्हें जल्द से जल्द नौकरी ढूंढनी चाहिए थी, जल्द से जल्द काम करना चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रह के ये अपनी राजनीति चमका सकते थे। यूनिवर्सिटी में रहते तो इन्हें 6000 रुपए प्रति माह मिल रहा था। यूनिवर्सिटी में रहकर इन्हें सस्ता रूम दिल्ली जैसे शहर में और खान पान के लिए सस्ता मेस का खाना भी मिल रहा था। तो भैया ऐसी सुविधा कौन छोड़ेगा? और फिर जब राजनीति चमकानी हो तो कैंपस से बेटर प्लेस क्या था इनके लिए? क्योंकि वहां राजनीति चमकाते हुए देश विरोधी नारे लगाओ और नारे लगाने के बाद कपिल सिब्बल जैसे महंगे वकील तो हैं ही, जो वकीलों की एक फौज खड़ी कर सकते हैं इनके समर्थन में। कन्हैया कुमार के घर का सिलेंडर 3 दिन में खत्म हो जाता है और फिजिबल भी नहीं है क्योंकि ये बहुत महंगा है, इसलिए ये खरीद नहीं सकते हैं। घर में रहने वाले 3 लोग हैं, सिलेंडर 3 दिन में खत्म हो जाता है और जो बंदा इतना गरीब हो वो अपने माँ बाप के लिए सब्सिडी वाला 450 का सिलेंडर ना खरीद पाए 32 साल की उम्र में, तो उससे नालायक कौन होगा? जहां यूज्ड कॉन्डम को रबड़ की तरह यूज करके लड़कियां चोटी बांधती हुई दिखाई देती। ने अपना वीडियो निकाला था 20 तारीख को, 20 नवंबर को, और इस संस्था ने अपना वीडियो निकाला है 23 नवंबर को। अब उसके बाद आरजे रौनक ने अपने वीडियो के नीचे ये कमेंट कर दिया कि भाई मैंने इस वीडियो में कॉन्डम के बारे में कुछ कहा था, उसे मैं अपने वीडियो से हटा रहा हूं। और मूत्र पार्लर चलाने वाली संस्था ने ये पोस्ट कर डाली। कहने लगा कि मेरे वीडियो के बाद आरजे रौनक ने माफी मांगी, चाहे एक चीज पर ही मांगी। क्राइम मास्टर गोगो खुद को महापुरुष समझने लगा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। रौनक का वीडियो रिलीज होने के बाद हमने रौनक से इस पर्टिकुलर कंटेंट यानी कॉन्डम वाले पार्ट के बारे में बात की थी और उन्होंने एक हम्बल इंसान की तरह इस चीज को स्वीकार किया था और कहा था मैं इसको अपने वीडियो से हटा दूंगा। ये चैट का स्क्रीनशॉट है, इसको दुनिया में कहीं भी हम प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद आरजे रौनक ने इस पर्टिकुलर पार्ट को अपने वीडियो से क्लिप किया, लेकिन तब तक मूत्र मानव का वीडियो भी आ चुका था, तो उन्होंने अपनी पोस्ट में उसको भी जगह दे दी। अगर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो,
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीन अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए जी, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे किया क्या गया, चेरी पिकिंग की गई उस इंटरव्यू का और कुछ हिस्सा उठा के बताया गया, पूरा इंटरव्यू नहीं पढ़ा गया। पूरे इंटरव्यू का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। जो चीजें इन लोगों ने हाइड की अब मैं उसकी बात करता हूँ। कंसिडर अनुज एंड गर्वित Bharadwaj, brothers who started the Loadport, another such website in October 2015 from Faridabad. While Anuj is an engineer turned manager in IT industry, Garvit is sales and marketing professional in the electrical engineering. When being interviewed for this story, both of them emphasized they were not running the site for money. Both of us are employed, but we also had our political thoughts and an ideology, right? We wanted to pursue that. This is the reason we started working on this website, says Anuj Bharadwaj. The duo started out with publishing cartoon strips on Facebook, and when that worked, they decided to have more versatile content. Garvit suggests that monetary terms with the website was the reason, but Anuj reiterates and says the first motivation is ideology. While Bharadwaj brothers said they were not from any political party, they defined nationalism, justice for all, appeasement for none as their political goal. The Bharadwaj brothers were also peeved about disputed harassment stories, citing the case of Jasleen Kaur and the Rohtak sisters as reasons for their motivation to expose the media. It is true that the both cases, Kaur's case and in the case of the Rohtak sisters, journalists fell prey to easy conclusions without conclusive evidence. It is also true that the website like Loadport commit some mistakes, same mistakes, while publishing their story and perhaps commit the mistake more often, ending up manufacturing news. तो जो ये 2000 रुपीस के नोट में GPS वाली एक मिस्टेक थी, जिसको खुद AKTK ब्रदर्स ने एक्सेप्ट भी किया था। आपको ये समझना चाहिए कि AKTK ब्रदर्स के पास कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इनके जर्नलिस्ट यहाँ वहाँ घूम के स्टोरी पिक नहीं करते हैं। इनके कुछ सोर्सेस होते हैं जहां से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है और गलती होना लाजमी है। अब बात करते हैं मोदी के पीएम प्रचार का। 2014 में ये प्रचार किया था इन लोगों ने। उस समय न जाने कितनों ने केजरीवाल और मोदी का प्रचार किया होगा। कम से कम इन दोनों में दम तो है कि मोदी के खिलाफ भी वीडियो बनाते हैं, जो इस पीइंग ह्यूमन के पास केजरीवाल के खिलाफ बनाने की हिम्मत नहीं है। आगे की क्लिप से आप खुद समझ जाएंगे इस बात को। तो ये है ऑफिशियल पीइंग ह्यूमन का यूट्यूब चैनल, जहां पर वो बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उस तरह के वीडियोस बनाते हैं और छोटे फॉर्मेट में, मीम्स फॉर्मेट में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। तो इनके बारे में जानने के लिए मैं सबसे पहले इनके अबाउट सेक्शन में गया। यहाँ पर ये 2 लिंक दिए हुए हैं और फेसबुक का इन्होंने बताया हुआ है fb.com पीइंग ह्यूमन। तो मैंने फेसबुक इनकी खोली तुरंत, और फेसबुक खोलते ही मुझे पता चलता है कि इन्होंने ये कवर पेज लगा रखा है, आई हेट कांग्रेस माँ कसम, और नीचे साइड में छोटा छोटा लिखा है बट बीजेपी को थोड़ा ज्यादा। इसके बाद इस पेज पर एक चीज और मिलती है, नीचे लिखा हुआ है द पीइंग ह्यूमन रमित वर्मा। अब मुझे लगा कि ये रमित वर्मा को जरा मैं सर्च करता हूँ, पता करता हूँ ये रमित वर्मा है कौन। तो रमित वर्मा को सर्च करने पर उनकी प्रोफाइल खुलती है। एक्चुअली इनके जब आप इंट्रोडक्शन में जाएंगे फेसबुक पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्क्स एट मेमसिस। अब ये मेमसिस मुझे लगा क्या है, क्योंकि गूगल तो मुझे पता है
मुझे शक है वैसे कि गूगल में इन्होंने कभी काम किया होगा, खैर कोई बात नहीं। मेम्सिस मुझे लगा जरा मैं देखूं, फिर मुझे पता चला कि मेम्सिस जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेम्सिस वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एन इनसिग्निफिकेंट मैन बनाई। यहां से जो थी मेरी खोज काफी इंटरेस्टिंग होती चली गई। अब ये एन इनसिग्निफिकेंट मैन जो है वो अरविंद केजरीवाल के संघर्ष को दिखाती है। तो ये यहाँ पर काम करते हैं उस कंपनी में जिसने ये मूवी बनाई, या फिर उस मूवी में उनका हिस्सेदारी थी, जैसा भी आप समझ लें। ये देखिए यहाँ पर ये मेम्सिस का लोगो है, ये वाइस का लोगो है, तो ये दोनों थे जो वो इस मूवी के हिस्सेदार थे। फिर से मैं रमित वर्मा के पेज पर वापस गया। अब मुझे लगा कि फ्रेंड लिस्ट जरा मैं सर्च करूं, तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो कैसे सर्च किया जाए। तो मैंने यहाँ पे सर्च करना शुरू किया। एक नाम मैं सोचने लगा, ऐसा कौन सा इंसान है जो आम आदमी पार्टी की हमेशा तारीफ करता है या फिर हमेशा बीजेपी की बुराई करता है। सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आया वो था ध्रुव राठी। मैंने कहा जरा सर्च करूं। देखिए यहाँ पर ध्रुव राठी भी मुझे मिल गया। अगर अंदर अंदर जब आप इनको सर्च करने बैठेंगे, जो कि बहुत कम लोग सर्च करते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं सबकी कड़ी जाकर इस इंसान से जुड़ती है, चाहे वो ध्रुव राठी हो, चाहे वो रमित वर्मा हो। नहीं हुआ है। जून 2018 में एन ओपन लेटर नाम के चैनल ने ये खुलासा किया था कि ये व्यक्ति जो है अरविंद केजरीवाल के लिए पिक्चरें बना देता है, और दूसरी तरफ क्वेश्चन उठाया था कि ये आईटी सेल में काम करता है अरविंद केजरीवाल के। उस वीडियो के लाइक डिसलाइक रेशियो भी आप देख सकते हैं, और ये वो समय था जब इसके खुद के चैनल पर यानी पीइंग ह्यूमन पर जो सब्सक्राइबर्स थे, जब यूट्यूब पर लोग ही नहीं थे तो लोग डिसलाइक करने कहां से आए, व्हाट्सएप ग्रुप से क्या। बट कह रहा था कि भाई मैं सत्ता के खिलाफ वीडियो बनाता हूं, अभी बीजेपी के खिलाफ बना रहा हूं क्योंकि बीजेपी पावर में है, साथ ही थोड़े दिनों में मैं कांग्रेस के खिलाफ भी बनाने वाला हूं। लेकिन दूसरी तरफ के आदमी ने कह दिया कि भाई 5 साल हो गए, केजरीवाल के खिलाफ भी बना दो। भाई ने कर दिया साफ मना, कहा भाई केजरीवाल के खिलाफ तुम बना लो, मैं सपोर्ट कर दूंगा अगर मुझे पसंद आई तो। भाई पसंद आएगी नहीं, सपोर्ट होगा नहीं। ये तो केजरीवाल के लिए पिक्चरें बनाते हैं, वो भी उनके फेवर में जाकर। होने वाला है ये भारत का न्याय तंत्र जानता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं और इतना चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और योगी और मोदी को खुद इस मुद्दे का संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले सकते तो ये 56 इंच की जो नौटंकी है उसको बंद कर देना चाहिए। इस तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे पॉलिटिशियंस तक नहीं पहुंच पा रहा है। नरेंद्र मोदी ने फाइनली जाकर 2 दिन पहले ये बात कह दी है कि जो भी भरसक संभव प्रयास हो सकेगा वो हम करेंगे बिहार के लिए, और उसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार से बात भी किया, और उसके बाद जो गति है वो तेज भी हुई है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे वो सबसे बड़ा सवाल है। 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं बिहार की इस बाढ़ को। जब कलकत्ता में पुल गिरा था उसके बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की बखिया उधेड़ी थी, क्या नरेंद्र मोदी कुछ इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग देवेंद्र फडणवीस के लिए कर सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जहां पर बीजेपी की ही सरकार है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया कर सकते हैं जो शब्द उन्होंने ममता बनर्जी या फिर तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में किए थे? तो दोस्तों, माना कि एके ब्रदर्स का झुकाव बीजेपी और मोदी की तरफ हो सकता है, पर कम से कम मोदी के खिलाफ वीडियो बनाने की हिम्मत तो रखते हैं। मोदी बीजेपी से सवाल तो करते हैं। रमित इफ बीइंग ह्यूमन कभी केजरीवाल के खिलाफ ऐसा करता दिखे तो मुझे जरूर बताना। ये उतना ही अनबायस्ड है जितना कि ध्रुव आकाश बनर्जी जैसे लोग। ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करता, पर इसके मित्रों की सारी लिस्ट में वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। इसके हिसाब से ये रवीश कुमार ही सबसे ईमानदार पत्रकार है। और अब मुझे शायद आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है कि रवीश कुमार की आइडियोलॉजी क्या है। इसके हिसाब से सबसे ईमानदार टीवी चैनल, न्यूज चैनल एनडीटीवी है, वो न्यूज चैनल जिस पर टैक्स चोरी का इल्जाम है। मोदी फोबिया में जी रहे इन लोगों को मिर्ची तब लग जाती है जब इनकी सच्चाई सामने आने लगती है। अब ये लोग बताएंगे देश कैसे चलाना है, चाहे जिनकी हिम्मत नहीं है कि केजरीवाल के खिलाफ मीम बना सके या उसके खिलाफ कुछ बोल सके। पेमेंट जो रुक जाएगी। केजरीवाल भी महामूर्ख आदमी है, ऐसे लोगों को पाल रखा है, सोचता है ये लोग चुनाव जिता देंगे। जैसे 2019 लोकसभा में ध्रुव और ये मिलकर एंटी बीजेपी वीडियोस बना रहे थे,
ध्रुव तो क्लेम कर रहा था कि आप 7 सीट जीत जाएगी दिल्ली में। बेचारा केजरीवाल, क्या हालत हुई, सबकी सब सीटें हार गया। खैर, आशा रहेगी कि आपको सच समझ आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करिए ताकि ये सच्चाई सब तक पहुंचे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।